देखिए पिछले दिनों हम लोगों ने ओम्स लॉ का डेरिवेशन किया था और ओम्स लॉ के डेरिवेशन से हमें ये पता हो गया था कि रेसिस्टिविटी क्या है और हम लोगों ने पाया था रेसिस्टिविटी रो इज इक्वल टू एम बाई एम ई स्क्वायर का। और हम लोगों ने ये भी कहा था कि ये जो रेसिस्टिविटी है टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, ऑलमोस्ट कहे थे, ऐसा कहे थे कि बहुत सारे मटेरियल्स हैं उनका लगभग कांस्टेंट होता है, लेकिन ऐसा मैंने एक लाइन में ये भी कहा था कि ऐसा नहीं है कि वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टिकुलर किसी मटेरियल का ऑलमोस्ट वो कांस्टेंट होता है। तो आप यहां से देखिए रो इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टर्म, मास कांस्टेंट क्या होगा, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा, चार्ज में इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब है कि ये रेसिस्टिविटी डिपेंड करेगा 1 बाई टाउ पर। टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम, आपको मालूम है रिलैक्सेशन टाइम क्या है कि जब कोई कंडक्टर है, किसी कंडक्टर के, मैं यहां लिख रहा हूं, किसी कंडक्टर के भीतर जो फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है रैंडमली, ये रैंडम मूवमेंट सिमिलर कोलिजन कराते हैं। इसकी जानकारी हम लोगों ने पहले भी दिया है कि वेलोसिटी जब मैं पढ़ा रहा था उस समय भी दिया था, थोड़ी आवाज उसमें कम आ गई थी, लेकिन अभी सोच के देखिए कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इनका रैंडम मोशन है और रैंडम मोशन होने के कारण ये नेबरिंग फ्री इलेक्ट्रॉन, एटम और आयन जो उसमें प्रेजेंट हैं उससे ये कोलाइड करते हैं। और जब कोलिजन होता है तो स्वाभाविक बात है कि मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्सन हीट एनर्जी होगा, कारण रेसिस्टेंस का भी था। हम यहाँ ये कहना चाहते हैं कि दो फ्री पाथ, दो कोलिजन के बीच का जो ये रास्ता है उसको हम लोगों ने फ्री पाथ कहा था। और इसी कोलिजन के बीच में जो दो कोलिजन के बीच में जो टाइम लगता है उसी टाइम को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अगर आप इसको गौर से सोचें तो पूरा मटेरियल फ्री इलेक्ट्रॉन से, एटम से, आयन से कॉम्पैक्ट साइज में है। तो जब कॉम्पैक्ट साइज में है तो टकराहट होगी, तो ये दूरी कितनी होगी, बहुत ही कम होगी। तो ये टाइम भी क्या होगा, बहुत ही कम होगा। इसलिए हम लोगों ने कहा कि भाई रिलैक्सेशन टाइम किस पर डिपेंड करेगी। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट पहले की अपेक्षा तेज हो जाएगा, आपने पढ़ा है एक्सेलरेशन उसमें आ जाते हैं। तो जैसे ये तेज हो जाएगा तो बीच की जो दूरी है वो जल्दी तय की जाएगी और उसमें लगा हुआ समय ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो कहा इसी के कारण से कहा कि तब रेसिस्टिविटी भी बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि जब टाइम बदलेगा तो रिलैक्सेशन टाइम बदलेगा और रिलैक्सेशन टाइम बदलेगा तो रेसिस्टिविटी भी बदल जाएगी। ये साफ दिख रहा है इस एग्जांपल से कि रेसिस्टिविटी वेरी इज 1 बाई टाउ। और आपने अभी कहा कि टाउ डिपेंड्स अपॉन रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। As temperature increases, the relaxation time decreases. As result of which resistivity will change. So हम यहाँ अब है कि चलो रो वेरी 1 बाई टाउ हो गया। तो इसी से हम यहाँ आ सकते हैं, इससे हम एक कंक्लूजन ड्रॉ किए कि अगर रेसिस्टिविटी को सोचें तो रेसिस्टिविटी हमारी इंक्रीज करेगी। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी हमारी इंक्रीज करेगी और कंडक्टिविटी हमारी डिक्रीज करेगी। तो हम लिख देते हैं यहां से वी कैन कंक्लूड दैट resistivity of any conductor increases
and conductivity decreases as increase in temperature। ये निश्चित रूप से दिमाग में रखिएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि जो रेसिस्टिविटी है वो डिपेंड कर रही है रिलैक्सेशन टाइम पर, और रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पर। अब यहां बात आती है कि तब रेसिस्टिविटी टाइम टेम्परेचर के अनुसार कैसे बदले। तो यहां देखिए R इक्वल टू रो बाई रो एल बाई ए है, मतलब आप कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट हो तो R वैल्यू या रो हो सकता है। मतलब ये साफ सुथरी बात है कि रेसिस्टिविटी भी बदलेगी अगर रेसिस्टेंस भी बदलेगा, अगर रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगी। तो अगर ऐसा है तो हमने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है, चेंज इन रेसिस्टेंस था, हम रेसिस्टिविटी यहां लिखते हैं। चेंज इन रेसिस्टिविटी किस पर डिपेंड करेगी, जिस मटेरियल की पहले की रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली उस पर ज्यादा डिपेंड करेगी। इसलिए हम कहेंगे चेंज इन रेसिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन इनिशियल रेसिस्टिविटी, इनिशियल रेसिस्टिविटी। और दूसरा क्या, तो आपने कहा कि टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करेगा किस पर, टेम्परेचर के डिफरेंस पर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि डिपेंड्स अपॉन डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। अब इन दोनों को हम साथ में लें, एक साथ मिलाते हैं। एक इनिशियल रेसिस्टिविटी को मान लो रो नॉट, और फाइनल रेसिस्टिविटी को मान लो तुम रो टी, रोटी नहीं रोटी। देन डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस इन रेसिस्टिविटी क्या होगा, रो टी माइनस रो नॉट। अब इसके आधार पर सोचो, नाउ वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं आप कि रो टी माइनस रो नॉट वेरीज एज कौन चीज, इनिशियल रेसिस्टिविटी एंड डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर को लिख देते हैं डेल्टा टी। तो इसको आप लिख सकते हैं रो टी माइनस रो नॉट इज इक्वल टू अल्फा रो नॉट डेल्टा टी। क्लियर। अब इसको हम यहां मिटा दें, मुझे लगता है आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। तो आपने लिखा रोटी माइनस रो नॉट इज इक्वल टू अल्फा रो नॉट डेल्टा टी। ठीक है, बहुत अच्छी बात। वेयर अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। अल्फा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो अगर आप कहें देयरफॉर रो टी इज इक्वल टू रो नॉट प्लस अल्फा रो नॉट डेल्टा टी, तो रो नॉट अगर लेते हैं तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। दिस इज दी resistivity when temperature increases from 0 degree to T degree, and this relation is very useful to find the value of resistivity at different temperatures। अब यहां से एक और बात हम लोग कर सकते हैं कि चलिए सर ये टेम्परेचर कोफिशिएंट को जरा डिफाइन कीजिए। हियर अल्फा इज इक्वल टू, यहां से आइए, हियर अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, रो टी माइनस रो नॉट बाई रो नॉट डेल्टा टी। अब इसको कहते हैं चेंज इन रेसिस्टिविटी। ये रेसिस्टिविटी में चेंज है भाई, और ये क्या है, ओरिजिनल रेसिस्टिविटी है, ओरिजिनल रेसिस्टिविटी है, और क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस है।
अब तो आराम से समझ में आ गया कि अगर डेल्टा टी को 1 केल्विन कहें या 1 डिग्री सेल्सियस कहें और रो नॉट को हम कह दें यूनिट कह दें, तो क्या लिख सकते हैं आप? अल्फा बराबर हो जाएगा रो टी माइनस रो नॉट मीन्स चेंज इन रेसिस्टिविटी। आपको साफ दिखाई दे रहा है कि अगर ये अमाउंट 1 हो जाए, ये अमाउंट 1 हो, तो अल्फा क्या होगा? रो टी माइनस रो नॉट चेंज इन रेसिस्टिविटी। मतलब अल्फा क्या हो गया? तो अल्फा को डिफाइन करते वक्त हम ये लिख सकते हैं, अल्फा को डिफाइन करते वक्त हम लिख सकते हैं अल्फा को डिफाइन करते वक्त हम लिख सकते हैं दी टेम्परेचर कोफिशिएंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू चेंज इन रेसिस्टिविटी of the material having unit resistivity when heated to a temperature of 1 Kelvin or 1 degree Celsius. This will be definition of temperature coefficient। और एक साधारण सी बात है, अगर इसका ऐसा यूनिट हम निकालें तो क्या होगा? अगर इसका ऐसा यूनिट अगर आप निकालें तो क्या होगा? ऐसा यूनिट क्या होगा? यहीं से देखिए, रेसिस्टिविटी खत्म तो क्या होगा? 1 डिग्री सेल्सियस। अब इसका इस्तेमाल हम न्यूमेरिकल में कर सकते हैं। तो अभी आपने पढ़ा कि भाई रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है। तो ग्राफ पोजीशन जैसे हमने एक ग्राफ बनाया, तो मेटल का जो केस है, सेवरल मेटल का केस है जिसका रेसिस्टिविटी 10 टू द पावर -8 ओम के आसपास, ओम पर ओम मीटर के आसपास हो, तो उस केस में हम देखते हैं कि टेम्परेचर अगर बदल रहा है तो आने वाला कर्व जो है वो कर्व लीनियर नहीं है, ये नॉन लीनियर कर रहा है, ये बदल रहा है। लेकिन अगर यही एलॉय का केस है तो याद कीजिए मैंने पढ़ाया था, जब कार्बन रेसिस्टेंस पढ़ाया था, कार्बन रेसिस्टेंस का जिक्र किया था, तो मैंने आपको बताया था कि मेटल के केस में रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, लेकिन एलॉय के केस में लगभग ये एलॉय का जो केस है उस केस में उसका टेम्परेचर पर उसकी रेसिस्टिविटी डिपेंड करती नहीं है, लगभग मैंने बताया था। और इसीलिए हम लोगों ने कहा था कि कॉन्स्टेंटाइन या मैग्नीज का यूज करते हैं। तो इस केस में यहाँ देखिए एलॉय होगा, तो एलॉय के केस में अगर टेम्परेचर बदल रहा है तो रेसिस्टिविटी पर बहुत फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये कर्व लगभग लीनियर कर्व होता है। अब यहाँ ये मैंने लिख दिया है एलॉय का केस है, ये मेटल का केस है। और अगर सेमीकंडक्टर को आप लेकर चले तो क्या देखते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेसिस्टिविटी घटेगी, और रेसिस्टिविटी घटेगी तो ऑटोमेटिकली कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। यही हम लोगों ने यहाँ कहा। इसको अगर कंफ्यूजन ड्रॉ करें तो आप लिख सकते हैं एट इंक्रीजिंग टेम्परेचर resistivity decreases and conductivity increases in case of semiconductor। clear? और in case of alloy, the
curve for resistivity and temperature is almost linear. Clear? Or in case of metal, the rho and T graph is non-linear. Clear? Now we have to solve the numerical problems regarding this, right?